दिल्ली के आंदोलन से घबराकर पहले कल जब मैं भोपाल में था तब वहाँ पर मुझ पर पथराव किया जाता है। लोकतंत्र में विरोध करने का हक सब नागरिकों को है। आप गलत बात का तो विरोध कर ही सकते हैं, आपको सही बात का भी विरोध करना है तो आपको लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना चाहिए। इससे पहले भी अनेकों बार हमारे पुतले फूके गए, काले झंडे दिखाए और हमने उस विरोध को हंसते हंसते स्वीकार किया। और जो हमें कहना था हमने भी कहा कि जिंदे रामदेव को नहीं फूक पाए इसलिए पुतले फूक के यदि तुम्हें संतुष्टि मिलती है तो एक नहीं 1000 फूको। हमने तो काला धन मांगा था, हमने काले झंडे की तो डिमांड नहीं की थी, लेकिन तुम वो भी दिखाते हो तो वो भी स्वीकार है। काले झंडे क्यों, हमें तो इतना काला कपड़ा दे दो कि हम गरीब लोगों में बांट भी सके। हम तो उस माँ की कोख से पैदा हुए, जब पैदा हुए थे तो माँ ने घाघरा ही काला पहन रखा था, इसलिए हम काले झंडों से नहीं डरते। लेकिन जिस तरह से कायरतापूर्ण ओछी हरकतें केंद्र का नेतृत्व करने वाली एक पार्टी के कार्यकर्ता अपने बड़े आकाओं के निर्देश पर करें, यह ना उस पार्टी को शोभा देता है और यह लोकतांत्रिक मूल्यों की भी हत्या है। अराजकता एवं अशांति फैलाने वाले किसी भी विरोध को लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश के कुछ नेता जिनकी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, पार्टी ने उनको सभी महत्वपूर्ण दायित्वों से जब मुक्त कर दिया तो उनके ऊपर हमें दया आई, तो हमने सन्यासी के नाते उनको एक, जब बार बार मुझसे पूछा गया, 1 साल तक मैंने कुछ भी नहीं कहा, कभी हमें ठग कहा, कभी महाठग कहा, कभी यहां तक टिप्पणी की कि बाबा को तो पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देना चाहिए। मैंने कहा किसकी जगह कहां है ये तो देश की जनता बताएगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, प्रत्यक्ष रूप से जहां हमने कार्य किया, क्योंकि बिहार की घटना पहले हो चुकी थी 4 जून के पहले, लेकिन उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली तक हमने लगातार आयोजन किए, आंदोलन किए और कार्यक्रम किए। और एक तो होती है पराजय, एक होती है महापराजय, उनको बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी। और इतना होने के बावजूद भी हाँ, एक काम तो उन्होंने किया कि उस पार्टी को बहुत बड़ा जो नुकसान हुआ उसके लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति से थोड़ा सा किनारा करने की कोशिश की। हम पर लगातार 1 साल से खूब जो भी ओछी से ओछी, घटिया से घटिया बातें हो सकती हो कही गई। जब हमसे पूछा गया तो हमने यही कहा, हमारे बड़ों ने कहा है बुरे लोगों का नाम जुबान से नहीं लेना चाहिए। जब हमसे अब भी पूछा गया तो हमने इतना ही कहा कि उनको व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर बहुत हानियां हो रही हैं, क्योंकि उनके किए हुए पाप उनके सामने अनंत गुना होकर के आ रहे हैं। इसलिए वो ऐसे चीजों से बाज आए तो उनके लिए भला होगा। हमने कोई शाप तो नहीं दिया और हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो गरिमापूर्ण ना हो। खैर, अब कल जो पत्थर थे वो 1-2 की संख्या में नहीं, शायद वो 10-20 बड़े पत्थर फेंके गए। एक पुलिस वाला जो शायद इंस्पेक्टर था वहां ड्यूटी पर, उसको तो बुरी तरह से वो चोटिल हो गया, घायल हो गया और उसको कई टांके आए हैं, ऐसा मुझे पता लगा है। अक्सर मैं 99% जब भी कहीं जाता हूं, अक्सर इस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था वहां का पुलिस प्रशासन आदि करता है। मैं
सरकार जिन जो भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है उसमें गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में अक्सर नहीं बैठता। कल जब उन्होंने मेरे से अनायास आग्रह किया कि स्वामी जी ये बुलेट प्रूफ गाड़ी आप इसमें बैठ जाइए, यदि मैं कल बुलेट प्रूफ गाड़ी में ना बैठता तो बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने, वो तो ड्राइवर ने उसके लिए गवाही भी दी है, आंखों के सामने बड़ा पत्थर मारा गया, साइड से भी पत्थर मारा गया, सिर के ऊपर से भी पत्थर मारा गया। वो उनको पता नहीं था, इसलिए वो अनहोनी नहीं हुई। अब 1 साल से प्रयास कर रहे थे। 4 जून के बाद स्वामी रामदेव के साथ जो भी लोग जुड़े हैं उनको अपमानित किया जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके उनका चरित्र हनन किया जाए। और जो पिछले से जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर शायद दुनिया में सबसे अधिक ज्यादा जानता हूं, और जन्म से लेकर के आज तक जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी को, जिनका गुनाह केवल इतना ही है कि वो मेरे साथ में है, उनको टारगेट किया गया। पहले कहा गया कि ये भारत के नागरिक नहीं है, और इसके लिए सीबीआई से लेकर के सरकार की तमाम बड़ी एजेंसियों को लगाया गया। एक तरफ 2G घोटाला, कोयला घोटाला, लाखों करोड़ रुपए की देश की लूट हो रही थी, सरकार को कोई परवाह नहीं उसकी। सरकार का करीब आधा दर्जन मंत्रिमंडल जेलों में जा चुका था, उनको छुड़ाने में लगी हुई थी सरकार, बचाने में लगी हुई थी। और अभी भी करीब 14 से 15 मंत्रियों के ऊपर गंभीर इल्जाम लगे हैं, उसके लिए तथ्य और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए। कोई परवाह नहीं, ना देश लुटे, बर्बाद हो, तबाह हो। लेकिन जो स्वामी रामदेव के साथ खड़ा है उसका हमें चरित्र हनन करना है, उसकी हमें बेइज्जती करनी है, उसको हमें अपमानित करना है। ये ध्येय बना करके श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की नागरिकता को लेकर के पूरे देश में झूठा प्रचार किया गया कि भारत के नागरिक नहीं है। नेपाल सरकार के ऊपर दबाव डाला गया, क्योंकि वहां के एमपी से लेकर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक सब हमारे प्रति काफी श्रद्धा रखते। इसलिए उन्होंने कहा स्वामी जी हम पर बहुत दबाव है। मैंने कहा हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो आप सच है वो कीजिए और वो कहिए, क्योंकि नेपाल सरकार की को भारत सरकार की ओर से हर वर्ष एक बड़ी एड भी दी जाती है, क्योंकि हमारा वो मित्र देश है। दबाव दिया गया कि ये लिख करके दो कि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी नेपाल के नागरिक हैं। शांग जाके डीएम ने ये लिख करके दे दिया कि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी नेपाल के नागरिक नहीं है, उनको भारतीय नागरिक के तौर पर नेपाल में बहुत सम्मान दिया जाता है, उनको प्रतिष्ठा दी जाती है। उल्टा पड़ गया दांव, क्योंकि श्रद्धेय आचार्य श्री के का पासपोर्ट नकली है, जिस पासपोर्ट का वो पिछले करीब 15 वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पासपोर्ट को अब नकली बताया गया कि उनकी नागरिकता भारतीय नहीं। अब जब सीबीआई ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा करके और स्थल बल का प्रयोग करके सारे षड्यंत्र करके भी जब उनकी नागरिकता को झुठला नहीं सकी, तो बोला नहीं इनकी डिग्री झूठी है। पीछे हाईकोर्ट में केस चलता रहा 1 साल तक। हाईकोर्ट के जज ने बड़ी बहादुरी के साथ इस बात को कहा कि यह केस पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तहत चलाया गया, ऐसी केस के पूरे अध्ययन से ऐसी मंशा प्रतीत होती है। और उन्होंने, क्योंकि 1 साल पहले इनको श्रद्धेय आचार्य जी के ऊपर टारगेट करके कि क्योंकि वो केवल मेरे एक सखा ही नहीं है, इस पूरे संस्थान की बहुत बड़ी ताकत है वो, कि आचार्य बालकृष्ण जी कमजोर होंगे तो रामदेव का एक हाथ कमजोर हो जाएगा, हम एक हाथ काट देंगे।
लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। फिर आरोप यह लगाया गया कि इनकी डिग्री नकली है। डिग्री से तुम्हारी को नौकरी की आचार्य बालकृष्ण जी ने। हाई कोर्ट की जज ने अपने निर्णय में कहा, अपनी बहस में इस बात को कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक जो अनपढ़ होता है वो भी पासपोर्ट ले सकता है, तो फर्जी पासपोर्ट कैसे हो गया? क्या अनपढ़ भारतीय नागरिक को पासपोर्ट लेने का अधिकार नहीं है? इस बिहाफ पर वो हाई कोर्ट में केस चल रहा था और सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही थी, उसके पास कोई तथ्य नहीं थे। 1 साल में झक मार करके जब उनको लगा कि अब 9 अगस्त सिर पर आ गया है तो बोलो कुछ तो करो। ऊपर बैठे हुए उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले महापुरोधाओं ने कहा कि भाई अब एक ही चीज है कि अब 9 अगस्त से पहले आचार्य बालकृष्ण को गिरफ्तार करेंगे तो कहेंगे देखो स्वामी रामदेव के साथ भी वो लोग हैं जिन्होंने फर्जी पासपोर्ट हासिल किया हुआ है। अरे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण का दोस्तों को बताओ, क्या भारतीय नागरिक को कोई पासपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार नहीं? वो कहेंगे कि वो डिग्री नकली है। यदि हमारी डिग्री नकली होती, आचार्य बालकृष्ण की डिग्री नकली होती तो लगाते क्यों? जब बिना डिग्री के भी पासपोर्ट मिल जाता है और नागरिकता के लिए हमने सारे पेपर लगा दिए थे उनके जन्म प्रमाण पत्र के, तो फिर क्यों लगाया? यदि उनकी डिग्री नकली होती तो लगाते ही क्यों? दूसरी बात, वो कहते हैं उनकी रिकॉर्ड हमको नहीं मिले संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में, इसलिए उनकी डिग्री फर्जी है, इसलिए पासपोर्ट फर्जी है। ये तर्क, तथ्य, प्रमाण, कानून और संविधान के खिलाफ बात है। दूसरी बात, डिग्री की, जिस संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ने उनको डिग्री दी, जो उन्होंने पढ़ाई की, किसी भी डिग्री के 2 आधार होते हैं, एक आपकी पढ़ाई करना और दूसरा आधार माना नहीं जाता जो गुरु शिष्य परंपरा से लोगों को ज्ञान होता था। तो यदि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी अनपढ़ हैं, जिन्होंने महर्षि चरक, शुश्रुत और धन्वंतरि के बाद इस दुनिया में आयुर्वेद को दोबारा से प्रतिष्ठापित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और मैं उनकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। चरक, शुश्रुत और धन्वंतरि के बाद 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर यदि वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया किसी व्यक्ति ने लिखा है, 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के ऊपर, जो आज तक सरकारें नहीं कर सकी काम, दुनिया में आज तक इतिहास में जो काम नहीं हुआ वो काम उस व्यक्ति ने किया। और उस व्यक्ति को कि ये फर्जी है, ये फर्जी है, और 1000 बार एक झूठ बोलो, सरकारी तंत्र के द्वारा झूठ बोलो, तो उस आदमी का अपयश हो, उसकी प्रतिमा खंडित हो, उसका चरित्र जो है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सके, ये सारा पाप किया। वो विश्वविद्यालय यदि उसके कोई प्रबंधन में गड़बड़ी है तो उसके लिए विद्यार्थी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का यदि कभी रजिस्ट्रार, कभी वीसी, उसके ऊपर केस लगते हैं, कभी कोई जेल में जाता है, कभी उस विश्वविद्यालय को बंद कर दिया जाता है, ये घटनाएं अब हुई। श्रद्धेय आचार्य जी की डिग्री मिलने के बाद की घटनाएं पिछले ये करीब 1 दशक की। अब उस दौरान यदि उस विश्वविद्यालय में कुछ गड़बड़ी होती रही, हमें तो यह भी अंदेशा है कि सरकार भी करवा सकती है आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ, और कहीं नहीं करवा पाई तो चलो इस विश्वविद्यालय में तो फर्जीवाड़ा रोज होता है, आचार्य बालकृष्ण का नाम ही निकलवा दो। हमें तो ऐसे, मैं भी इस बात के ऊपर क्योंकि सारे विश्वविद्यालय की रिकॉर्ड उन्होंने सील करवाए हुए हैं सीबीआई वालों ने, इसलिए वो भी एक जांच का विषय है। लेकिन आचार्य बालकृष्ण का अपराध क्या है कि अपराधियों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार उनके साथ करके, कि अभी मजिस्ट्रेट के यहां हमारे एडवोकेट ने एप्लीकेशन की कि हमको सुप्रीम कोर्ट में मूव करना है आपके केस के खिलाफ। आज तक के इतिहास में मैंने कई सीनियर जजेस से बात की है, सीनियर एडवोकेट से बात की है, कि किसी भी को जिसको
के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने का मौका देने की बजाय, क्योंकि उनको 9 अगस्त के आंदोलन से इतना डर लगा पड़ा है कि कुछ ना कर लो, बस जो होगा, जो बदनामी होगी वो झेल ली जाएगी, जो क्रिटिसिज्म होगा झेल लिया जाएगा, लेकिन इनको बदनाम करो। तो इतना जल्दबाजी कि मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर भी नहीं हुए। अभी हमारे एडवोकेट वहां बैठे हुए थे, मैं तो यहां आनंद से पूरे मध्य प्रदेश की सभा ले रहा था कार्यकर्ताओं की। मुझे पता लग चुका था दोपहर को ही करीब 1 बजे सैकड़ों पुलिस वाले आते हैं, पूरे पतंजलि योगपीठ को ऐसे घेर लेते हैं जैसे कि किसी गुनहगार को, किसी बहुत बड़े अपराधी को, क्रिमिनल को घेरा जाता है। और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के बिना ही राष्ट्रीय चैनलों पर यह चला दिया जाता है कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी किए गए। अभी मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर नहीं किए, इसका मतलब पहले से सब तैयार कर रखा है। मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, सीबीआई की ओर से सारे राष्ट्रीय चैनलों के ऊपर यह खबर चलवाई जाती है कि आचार्य बालकृष्ण जी को नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दी। आचार्य बालकृष्ण जी के पास वो सुबह ही पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा आपको यदि मुझे गिरफ्तार करना, आप गिरफ्तार कीजिए। जबकि करीब 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर थे पतंजलि योगपीठ में। यदि इनकी तरह ही जैसे वर्तमान सरकार के लोग कर रहे हैं वो हिंसा पर, अराजकता पर उतारू होते तो उनको वह इस तरह से आसानी से गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने कहा हम कानून का सम्मान करते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री उनके साथ चल पड़े। देहरादून पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगता है हरिद्वार से। 10 की स्पीड से गाड़ी पर ले जाया जा रहा था कि जिससे कि इनको कोर्ट में आज पेश ही ना किया जा सके। उनको यह कि आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार 2-3 दिन इनको जेल में रखना है। हमको मतलब पूरी तरह से प्री प्लान को जेल में रख करके ये किसी को अपराधी बना देंगे। अरे जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने पाप अन्याय अधर्म के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया, भगवान श्री कृष्ण तो पैदा ही जेल में हुए। तुम किसी को जेल में डाल करके अपराधी घोषित करना चाहते हो? तो हम तो उन ऋषियों की संतान है जो पैदा ही जेल में हुए थे, उन मनीषियों की संतान, उन महापुरुषों की संतान है। तो भाई जब भगवान कृष्ण जेल में पैदा हो सकते हैं तो बाल कृष्ण को जेल में तो ले ही जाएंगे, ऐसा हमें अंदेशा लगता। लेकिन ये यूं सोचते हैं कि स्वामी रामदेव का मनोबल भिगा देंगे। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, आपने मुझे पहले भी देखा और आज भी देख रहे हो। मैं कभी बनावटी हंसी नहीं हंसता हूं, न बनावटी आंसू रोता हूं। मैं जैसा हूं मस्त रहता हूं। जन्म से लेकर के आज तक संघर्ष किया है। पहले अपने जीवन के निर्माण के लिए संघर्ष किया और सेवा भी संघर्ष के साथ की। 11 लाख किलोमीटर की यात्राएं की, 11,000 से ज्यादा सभाएं की, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसमें भागीदारी की। किसी की दया के बल पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के अनुग्रह और पुरुषार्थ के बल पर। तो ये सोचते हैं कि रामदेव का मनोबल दिखा देंगे, जो करोड़ों लोग इस आंदोलन में खड़े होने वाले हैं उनके भीतर भ्रम फैला देंगे, अथवा 9 अगस्त के आंदोलन को कमजोर कर देंगे। न जाने इनकी कैसी बुद्धि भ्रम हो रखी है। मैं किसी के साथ उनकी तुलना नहीं कर रहा हूं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की, क्यों उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मैंने कहा खाली एक फर्जी केस लगा करके, फर्जी डिग्री का फर्जी केस लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश के सिवा और इस केस में कोई दम नहीं है। अब ये उनको जितना जेल में डालेंगे उतना और हमारा आंदोलन उग्र होगा। हम तो कहते हैं तुम्हारा जो तुम्हारी मर्जी हो वो कर लो, तुम कानून के बाहर जाकर के कर लो, या कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है। सरकारी एजेंसियों, सीबीआई से लेकर के तमाम सरकारी एजेंसियों का आज हमें करीब 50 से 100 के बीच नोटिस मिल चुके होंगे, सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स के, सभी सरकारी एजेंसियों के। हम जवाब दे रहे हैं। बस ट्रस्ट का खर्चा और बढ़ गया क्योंकि वकील करने पड़ रहा है, कर रहे हैं, देंगे जवाब। ना हम कभी रुके थे, ना हम कभी झुके थे, ना हम कभी बिके थे। रोकने की कोशिश की गई, झुकाने की कोशिश की गई, खरीदने की भी कोशिश की गई। मैंने एक बार पहले भी कहा था, वक्त आने पर
अगली लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकते, इससे पहले हम ये भी बताएंगे कि खरीदने की भी कोशिश की गई, क्योंकि अभी वो प्रासंगिक नहीं होगा और उस चोट जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होगी, इसलिए वक्त आने पर उस बात को भी रखेंगे। ना हम रुके थे, न झुके थे, न बिके थे, न रुकेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे। 9 अगस्त का आंदोलन होकर के रहेगा। और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की जो फाइट है वो कानून है, तो कानून के ढंग से हम उसको लड़ेंगे। कोर्ट में जाना पड़ा कोर्ट में जाएंगे, और आचार्य बालकृष्ण जी के साथ में और हजारों लोग वहां पर। अब 2 केंद्र हो जाएंगे हमारे आंदोलन के, एक जहां आचार्य बालकृष्ण जी रुकेंगे वहां पर हजारों लोग होंगे। कर लो सबको गिरफ्तार, कितनों को डालोगे जेल में। तो जहां श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी होंगे वहां हजारों कार्यकर्ता होंगे। पहले हमारा एक ही केंद्र बनाने का विचार था आंदोलन का, दिल्ली। तो अब दिल्ली से पहले उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, तो थोड़े दिन वहां पर भी भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष होता रहेगा और यह संघर्ष जारी रहेगा। ताकतवर पदों से, कुल वंश खानदान से नहीं होता है। भारतीय सनातन परंपरा में चरित्र से व्यक्ति ताकतवर होता है, काम से बड़ा होता है। अब जो काला धन लाने का बड़ा काम है, 400 लाख करोड़ रुपए का जो देश के भीतर बाहर जमा हो रहा है, एफडीआई के माध्यम से बहुत सा ब्लैक मनी आ चुका है। काला धन लाने का जो बड़ा काम है, भ्रष्टाचार मिटाने का जो बड़ा काम है, जिससे कि इस देश का चरित्र की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में हो, जिससे काम से, जिस चरित्र से प्रतिष्ठा होती है, उस काम को ये करें तो मुझे लगता है ये सचमुच बड़े हो जाएंगे। आजकल भी हमारी शुभकामनाएं हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारियां देकर के बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। हम तो मीडिया के माध्यम से उनसे विनम्र प्रार्थना करेंगे देश की भलाई के हित में कि वो बड़ा काम करके, काला धन लाके, भ्रष्टाचार मिटा के, मजबूत पुल लोकपाल बना करके और इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदल करके बड़ा काम करके अपने बड़े चरित्र से जहां हौसले के साथ आगे बढ़े। ये बिना ही होदे के देश उनको बड़ा मान लेगा। जहां तक मेरे चुनाव लड़ने का प्रश्न है, मैं इसको सैकड़ों बार कह चुका हूं, ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, परंतु एक सन्यासी का धर्म निभाऊंगा। जैसे महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने रामायण काल में अपना धर्म निभाया, जैसे महर्षि संदीपनी और भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपना धर्म रामायण काल में निभाया, जैसे जब नंद वंश का अपराध देश में बहुत बढ़ गया तो आचार्य चाणक्य, ऋषि चाणक्य ने अपना धर्म निभाया, और जब पराधीनता के कारण से पूरे देश में चारों तरफ चीख और चित्कार होने लगी, उस समय सन्यासी विद्रोह 1857 का हुआ। तो अब हमने विद्रोह का बिगुल फीका है, और ये बगावत हमारी अहिंसापूर्ण है, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, बस इतना ही अंतर है। तो सन्यासी का विद्रोह जारी रहेगा इस भ्रष्ट सत्ता के परिवर्तन के लिए, भ्रष्ट व्यवस्था के परिवर्तन के लिए। अब हमारे तो 2 ही लक्ष्य हैं, या तो काला धन लाओ, मजबूत लोकपाल लाओ, नहीं तो जाओ। या तो ये सरकार करेगी या ये सरकार गिरेगी। करेगी तो भी देश का भला, गिरेगी तो भी देश का भला। काला धन लाएगी तो देश का भला, यदि जाएगी तो देश का भला। उसका विकल्प क्या होगा, कैसे होगा, ये काल के साथ तय होगा, लेकिन हम अपना धर्म प्रामाणिकता से निभाएंगे। इनको अंतिम मौका देने 9 अगस्त को दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, मेरा करीब 20 वर्षों से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन है। मैंने एक दिन भी योग को नहीं छोड़ा। अब सुबह से शाम तक तो कपालभाति नहीं कर सकता, उसे तो मेरा ही अस्थि पिंजर हिल जाएगा। अभी भी ये मुझसे अपेक्षा करते हैं तो ये नाइंसाफी है मुझसे। तो मैं 5 से 8 बजे तक योगाभ्यास कराता हूँ, और जितनी भी मैंने ये यात्राएं की हैं, द्वारिका से लेकर के और इंदौर तक पिछली यात्रा खत्म हुई, उसके बाद में झांसी से शुरू होकर के और जो है महाराष्ट्र में यात्रा पूरी, फिर नई यात्रा। हर दिन मैंने सुबह 5 से 8 योग सिखाया। फिर जहां भी मैंने यात्रा के लिए गया, पहले आधा घंटा योग सिखाया, तन को बचाने की बात की, फिर वतन को बचाने की बात की। तो मैंने योग धर्म को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दिया, अपितु राष्ट्र धर्म के साथ योग धर्म को एक आधारशिला के रूप में, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है भारत को एक आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाना,
चरित्र निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का काम करना। इसलिए मैंने योग को छोड़ा नहीं, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी ली है। उससे मैंने अपने शरीर के ऊपर जरूर अत्याचार किया है। ये आप जरूर, आप यदि मेरे प्रति सहानुभूति रखते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन मैंने योग धर्म को नहीं छोड़ा है, सेवा धर्म को नहीं छोड़ा। देखो, मैंने आपको इसके बारे में पहले कह चुका हूं। 4 अगस्त को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं थी। मैंने उसके आपके सामने कई प्रमाण के साथ उन बातों को पेश किया। 4 अगस्त को मैंने कम से कम 7 बार गिरफ्तारी के लिए कहा। एक पूरे देश में सुनियोजित तरीके से एक झूठ फैलाया गया कि बाबा गिरफ्तारी से डर गए। किस बात की गिरफ्तारी से डर? अरे कोई गिरफ्तार करके जो है ये तो हमने कोई, हम बच्चे तो है नहीं। 7 बार मैंने गिरफ्तारी के लिए आह्वान किया, 7 बार, पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन उनको गिरफ्तारी करनी नहीं थी। जब मेरे पास में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से, कुछ तो अभी भी देशभक्ति जिंदा है देश में, बोले बाबा जी आपको गिरफ्तार करने की मंशा नहीं है। जैसे बहन राजबाला की हत्या की गई और ये पूरा एक रचा गया है कि रात के अंधेरे में मार दो, बोले कोई समर्थक ने मार दिया, या पहले ये मीडिया को ईमेल भेज चुके थे बाबा को आतंकवादियों से खतरा है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स और रामलीला मैदान के चारों तरफ रहते हैं, वो बाबा जी को कभी भी खत्म कर सकते हैं। पता नहीं किसने मार दिया, हमको तो लाश मिली थी। तो ये पूरा षड्यंत्र था। इसलिए जो है ना बाबा का चेहरा बदला है, ना बाबा का चरित्र बदला है, लेकिन देश की रक्षा के लिए हमने अपमान के घूंट पिए हैं, आगे भी पिएंगे। और अब जो 9 अगस्त का आंदोलन है, इसकी हमने इनकी सारी जो कुटिलताएं हैं उनको मद्देनजर न रख करके, सीखता भी तो है ना इंसान, हमने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए हमने सोचा था कि पहले ये आर्थिक बदलाव ऐसे आ जाएगा जैसे हमने योग के माध्यम से लोगों की दिनचर्या बदली, बहुत कुछ किया, लेकिन वो बदलाव का दौर बड़ा खतरनाक है। इसलिए उसकी तैयारी अब वैसे कर ली है, आप निश्चिंत रहें। और क्या इस देश के नागरिकों को देश की भलाई के लिए काम करना ये अपराध है, ये गुनाह है? और यदि ये गुनाह है, ये अपराध है, तो हम इस अपराध को 1000 बार करेंगे, 1,00,000 बार करेंगे। हमारे पढ़ों ने किया, भगवान राम ने किया, भगवान कृष्ण ने किया, हमारे सारे ऋषिमुनियों ने किया, सब क्रांतिकारियों ने किया। हम भगवान नहीं है, लेकिन उन ऋषियों की संतान है। मैं सबसे मिलता हूं, कोई नहीं चर्चा करता पदन, और उनसे मिलता हूं तो ये चर्चा क्यों होती? मैं तो आदरणीय मुलायम सिंह जी से भी मिला, मैं तो शरद यादव जी से भी मिला, चंद्रबाबू नायडू जी से मिला, नवीन पटनायक जी से भी मिला, और जितने भी आज कांग्रेस के 1-2 बड़े नेताओं को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी से लेकर के बहन प्रियंका जी से लेकर के 100 लगभग 99% मुख्यमंत्री मेरे पास में आए या मेरे कार्यक्रमों में आए। वो सब आते हैं तो नहीं दिखता। और यदि गडकरी जी के पास में जैसे सबके पास गया वैसे उनके पास भी गया। तो भाई मेरी जन्मपत्री या पीछे की 7 पीढ़ियों का, जहाँ से मैं पैदा हुआ वहाँ से लेकर के आज इंदौर तक आप पूरा पूछ के देख लो। भाई मेरा कभी किसी पार्टी से, किसी संगठन से, जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहाँ भाजपा को कोई नहीं जानता था, वहाँ संघ नाम भी नहीं जानते लोग, आज तक भी शायद नहीं पता होगा कि संघ नाम क्या होता है। तो हम तो भाई एक गरीब माँ बाप के यहाँ, साधारण माँ बाप के यहाँ, अनपढ़ माँ बाप के यहाँ छोटे से गाँव में पैदा हुए। भगवान ने हमको शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, और करोड़ों लोगों ने हम पर विश्वास किया। उस भगवान के अनुग्रह और देश के लोगों की ताकत की बदौलत इस आंदोलन को चला रहे। हमारे आंदोलन के पीछे देश के 121 करोड़ लोगों की ताकत है, भगवान का अनुग्रह है, और सच्चाई है, पवित्रता है, सच्चरित्रता है, निष्कलंक जीवन है। इसके पीछे कोई पार्टी पॉलिटिक्स को जोड़ करके देखता है तो ये नाइंसाफी है। ये सत्य है कि आंदोलनों की एक लंबी परंपरा हमने देखी। आंदोलन तब तक सफल नहीं होते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते जब तक वो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन करने में सक्षम ना हो। तो इसके लिए क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको किस तरह से जो है इसको आकार दिया जाना चाहिए। अब 9 अगस्त के बाद वहां जब इस बार इसलिए बुला रहे हैं कि ऐतिहासिक और निर्णायक होगा, तो निर्णय करने के लिए बुलाया है ना। देखिए मेरी भूमिका साफ है, बुरे लोगों को हटाना, अच्छे लोगों को बैठाना, लेकिन उसका तरीका क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, ये एक अनसुलझा प्रश्न है और बहुत गंभीर है। इसलिए
इसका निर्णय हमने कहा ना, एक अंतिम मौका दे रहे हैं 9 अगस्त को, और 9 अगस्त से शुरू होगा, 9 अगस्त को खत्म नहीं हो रहा, एक दिन का आंदोलन नहीं है, इस बार निर्णय करके उठेंगे। तो हमारी निर्णय भी हो जाएगा और मेरी भूमिका भी तय हो जाएगी। लेकिन मेरी भूमिका राजनीति से निरपेक्ष रह करके निष्काम भाव से राष्ट्र की भलाई के लिए इस काम को करना होगा, ये तय है। मैं जिसको चंद्रगुप्त बनाने में लगा हूं या तराशने में लगा हूं या ढूंढने में लगा हूं, बनाना, तराशना या तलाशना, यदि मैंने तीनों ही बाबत में कुछ भी कह दिया तो एक और बखेड़ा हो जाएगा। इसलिए जब तक बच्चा गर्भ में रहता है उसका जांच कराना कानूनन अपराध होगा। मेरे लिए कोई अलग परिभाषा नहीं, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान सबकी खैर रखे। जहाँ तक दृष्टि का प्रश्न है, मेरी आईसाइट बहुत अच्छी है और मेरी दृष्टि में पक्षपात नहीं है। मैं आपको इस संदर्भ में बस इतनी बात कहना चाहूँगा, मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को लेकर के ये नहीं कहा कि इसका काला धन है। तो आप ये, मैं किसी भी पार्टी या किसी व्यक्ति को लेकर के टारगेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सिस्टम की बात है और काला धन वापस भी आएगा तो व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाने से, किसी को जो है सच्चा या झूठा कहने से नहीं आएगा। इसलिए मैंने, आपने देखा, इस बात को कहा है, राष्ट्रीय मंचों से भी कहा है कि भाई तंत्र ठीक करो। जिस प्रक्रिया से काला धन जमा होता है, चाहे बैंकिंग सिक्रेसी की प्रक्रिया है, चाहे बड़ी करेंसी की बात है, गोल्ड की बात है, हवाले घोटालों की बात है, उस पूरे जिससे सारा पैदा होता है काला धन, उस प्रक्रिया को ठीक करो, तब ये अनअकाउंटेड मनी, तब ये अंडरग्राउंड मनी, ब्लैक मनी, डर्टी मनी, तब ये बंद होगा। तो इसलिए व्यक्ति या जो है पार्टी, उसके खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला, अभी भी नहीं बोलूंगा। हाँ, ये मैंने पहले भी कहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों के दामन पर दाग लगे हैं, चाहे उसमें कोई भी पार्टी, उसमें सभी सम्मिलित है। इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं बोलता, मैं तो केंद्र सरकार का भी नेतृत्व करने वाली पार्टी बोलता हूं 99%। तो मैं चाहता हूं बातें मुद्दों पर रहे केंद्रित। व्यक्तियों का नाम आते, पार्टियों का नाम आते, एक बिना मतलब की एक फूहड़ बहस शुरू हो जाती है। तो मैं उस ओछी और फूहड़ बहस को जन्म नहीं देना चाहता, इसलिए इन चीजों से बचता हूं। बाकी मैं क्यों पक्षपात नहीं करता और मैं मानता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों में काले धन वाले लोग हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचारी भी हैं और अच्छे लोग भी हैं। तो उनको भी अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, नहीं तो उनका भी भविष्य खतरे में है। कि भारतीय राजनीति का विकल्प क्या होगा, ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है। इसलिए मैंने कहा 9 अगस्त के आंदोलन के दौरान यदि समाधान निकल के आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भारतीय राजनीति का विकल्प क्या होना चाहिए, सब लोगों को मिल बैठ के सोचना पड़ेगा। इसलिए ये जो है व्यक्तिगत निर्णय का विषय नहीं है, ये सामूहिक निर्णय का विषय है। इसलिए मैं यहाँ इस पर निर्णय नहीं सुना सकता, लेकिन जो है एक ऐसा आदर्श विकल्प होना चाहिए। उसमें वर्तमान में जो एनडीए है, यूपीए है या तीसरा मोर्चा है, उसमें से कितने लोग उसमें साथ दे सकते हैं, नया क्या हो सकता है, इसके बारे में मैं कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने कहा भाई 9 तारीख को पता लगेगा ना आपको, उस आंदोलन के साथ कितने लोग होंगे, उसकी दिशा क्या होगी, आप अभी से कैसे कह सकते हैं। इसलिए उस दिन देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा। कुछ बातों का करके उत्तर दिया जाता है, कुछ बातों का कह के उत्तर दिया जाता है। जो भी होगा उससे उसी पूरी तरह से निपटा जाएगा। इसलिए मैं कहा कुछ चीजों को ना अब हुआ नहीं है, उसे पहले जवाब कैसे दूं। इसलिए हमने कहा आपसे एक बात कही कि तैयारी पूरी कर लिए भैया। भारत